गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास अधिगम संसाधन के संसाधन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग श्रव्य दृश्य संसाधनों के अंतर्गत दृश्य संसाधनों में आज हम देखने वाले हैं समय रेखा का जो उपयोग हम अधिगम के लिए करते हैं उस चीज के बारे में अध्ययन हम करने वाले हैं। समय रेखा देखा जाए तो एक तरह से यह एक द्विआयामीय अधिगम संसाधन है या द्विआयामीय चार्ट है। तो इसमें क्योंकि यह केवल हमको एक साइड से ही नजर आती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम देख सकते हैं, उसकी गहराई और उसमें कुछ भी इसमें नहीं होता, इसीलिए यह एक द्विआयामीय चार्ट। अब यहाँ पर एक तरह से चार्ट्स जो बनाए जाते हैं, जो हमारा मूल जो अधिगम संसाधन है वह है चार्ट। अब चार्ट्स के अंदर हम बहुत सारे बनाते हैं, हम वर्गीकृत बनाते हैं, सारणी चार्ट बनाते हैं, चित्रात्मक चार्ट बनाते हैं, समय रेखा बनाते हैं, समय रेखा, रेखा चित्र, यानी कि चार्ट बहुत सारे अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। अब जब हम चार्ट्स की बात करते हैं तो हमें हमारे प्रकरण के अनुकूल जो उपयुक्त चार्ट है उसका उपयोग करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रकरण हमारा आता है जिसमें कि हमें बालकों को ये कहा जाए कि बहुत अधिक उससे पूर्व की जानकारी, बालक को पूर्व ज्ञान जो हम कहते हैं वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुषाण वंश आदि अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो वर्तमान की पुस्तकों में कुषाण वंश आदि का कोई उल्लेख विशेष रूप से नहीं होता है, अर्थात उनके बारे में बालकों को जानकारी नहीं होती। अब आपको मौर्य या अशोक काल या उसका दक्षिण भारत की अशोक के बाद की दक्षिण भारत की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना होता है, तो निश्चित है कि हमें बालकों को उस चीज को स्पष्ट करने के लिए एक सबसे अच्छा संसाधन होता है, यह है समय रेखा का हम उपयोग कर सकते हैं कि जिसके कारण एक जो प्रारंभिक परिचयात्मक ज्ञान की जहाँ बात करते हैं, परिचयात्मक सूचना की बात करते हैं, उस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए समय रेखा बहुत अच्छी उपयोगी होती है। किसी वंश विशेष की संपूर्ण जानकारी को देना कि कब कौन से शासक ने उस वंश के कौन व्यक्ति शासक रहा है और उसका शासनकाल कैसा रहा है, इस चीज को भी समझने के लिए समय रेखा एक बहुत अच्छा टीचिंग एड है या सहायक सामग्री है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी घटनाओं के बारे में या किसी काल विशेष, समय विशेष के बारे में अगर हम समझना, पढ़ना या जानना चाहते हैं तो समय रेखा एक ऐसा साधन है जो संपूर्ण सूचनाओं को एक ही पृष्ठ के ऊपर एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न उठता है कि समय रेखा है समय रेखा, यानी कि ये वह रेखा है क्या, कि वह रेखा है, वह रेखा है जिसके अंतर्गत, जिस पर, है ना, जिस पर किसी एक व्यक्ति, वंश, काल, व्यक्ति, वंश, काल आदि की संपूर्ण सूचना या जानकारी उल्लेखित होती है।
समय रेखा वह संसाधन है जिसमें किसी एक व्यक्ति, वंश, समय, काल, समाज, समुदाय से संबंधित जो संपूर्ण सूचनाएं हैं उनका उल्लेख उसके ऊपर किया गया होता है और उस जानकारियों को उसके ऊपर लिखा गया होता है। अब बात आती है कि समय रेखा को हम किस तरह से या ये किस तरह से बनाई जा सकती है, तो उस चीज को अगर हम समझना चाहें तो समय रेखा दो प्रकार की होती है। समय रेखा दो प्रकार की होती है। पहली सरल समय रेखा, ठीक है, और दूसरी है तुलना, ठीक है ना। अब यहाँ क्या समझने की बात है, ये दो प्रकार की होती है ना समय रेखा, ठीक है। सरल समय रेखा यानी कि उसमें किसी एक वंश या शासक, व्यक्ति आदि की संपूर्ण एक तरह से किसी एक के बारे में सामान्य सी संपूर्ण जानकारी लिखी गई होती है, और तुलनात्मक के अंतर्गत दो वंश, दो शासक, दो काल, दो समाज, दो समुदायों से संबंधित जानकारी उसके ऊपर लिखी गई होती है। पर जानकारी का मतलब केवल अमुक शासक ने अमुक कार्य किया, अमुक शासक ने अमुक कार्य किया, ऐसा नहीं होता है। समय रेखा के अंदर तिथि का उपयोग किया जाता है। तिथि यानी कि दिनांक और सन का उपयोग किया जाता है, तभी यह समय रेखा उपयोगी है, अन्यथा ये एक वर्गीकृत चार्ट या सारणी का निर्धारण करेगी। अर्थात कि जब हम वर्गीकृत चार्ट या सारणी से हटकर हम तिथि या दिनांक का उपयोग करते हैं, तब वह एक समय रेखा का रूप धारण करती है। अब एक सरल समय रेखा के अंदर हम सामान्य सी जानकारी, किसी एक की जानकारी देते हैं, और तुलनात्मक जो होती है उसके अंतर्गत हम दो वंश, दो मतलब दो घटनाओं, दो समुदाय, दो समाज, दो व्यक्ति, दो राजवंश या दो कालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। आगे हम इस चीज को समझने के लिए समय रेखा जो है इसका जो निर्माण है उसमें हम लोग जहां तिथि का उपयोग करते हैं, जहां दिनांक, तिथि, सन, का उपयोग करते हैं, वही इसमें क्रमबद्धता होती है। क्यों क्रमबद्ध होना इसका अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमने घटना जैसे 1556 की घटना है, उसके बाद में हम 1570 की लेते हो, फिर बाद में हम 1500 या उस वक्त 1560 की घटना ले लेते हैं, तो ये क्रमबद्धता नहीं है, क्योंकि ये 70 बीच में आ रहा है। अर्थात इस घटना का उल्लेख हम पहले कर लेते हैं और इसका हम बाद में कर रहे हैं, जबकि इस घटना से ही इसका संबंध है। तो ऐसे में समझने में अस्पष्टता आ जाती है, भ्रम उत्पन्न होता है, दुविधा होने लगती है। इसीलिए इसमें जहां तक बात आती है, जहां तिथि, दिनांक या सन का उपयोग करते हैं, वहीं पर इसमें क्रमबद्धता, काल, समय, ठीक है ना, और दूरी जो है समय रेखा के अंदर हम दिनांक, सन, काल, क्रमबद्धता का होना अनिवार्य होता है। इसमें काल के अनुसार हम इसका निर्माण करते हैं, समय के अनुसार हम इसका निर्माण करते हैं, और निश्चित दूरी की जानकारी हमें इस समय रेखा के माध्यम से प्राप्त होगी। अर्थात समय रेखा के अनुसार के माध्यम से किसी भी घटना के, किसी भी राजवंश के, किसी भी व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति और उसके क्रियाकलापों से संबंधित, या उसके यूं कहा जाए कि प्रेरणादायक या प्रभाव एक समाज उत्पादक कार्यों के आधार की समझ को समझने के लिए
दिनांक और काल के अनुसार उसको अंकित किया जाता है, जिसे हमें समझना या जानने में आसानी होती है। फिर कौन से काल की घटना है, कितना समय इस घटनाओं के क्या क्या किस तरह से प्रभावित किया गया, कितने लंबे समय तक इन घटनाओं का प्रभाव चला, इसको समझना समय के आधार पर, और फिर उसकी दूरी को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हम इस चीज की जानकारी एक ही साथ प्रदान करना चाहते हैं तो हम मानचित्र इसके लिए अच्छा संसाधन नहीं है, कोई वर्गीकृत चार्ट इसके लिए संसाधन अच्छा नहीं है, ना ही सारणी इसके लिए अच्छा संसाधन है, ना ही चित्रात्मक संसाधन अच्छा है। इसके लिए सबसे अच्छा संसाधन कौन सा होता है? समय रेखा, जिससे कि हम एक ही पृष्ठ के ऊपर संपूर्ण जानकारी एक साथ आसानी से सहजता से प्राप्त कर पाते हैं। अब बात आती है कि जो समय रेखा है, हमने दो प्रकार की देखी कि समय रेखा जो हम बनाते हैं वो सरल और तुलनात्मक होती है। तो अब जब सरल रेखा की जब बात आती है तो वो अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। तो सरल रेखा या तुलनात्मक रेखा, समय रेखा, इन दोनों के बनाने के भी प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समय रेखा के प्रकार देखे थे। हमने अभी जो देखा था वो देखा था समय रेखा के प्रकार। पहला हमारा था सरल और दूसरा था तुलना। ठीक है, अब इन दोनों के ही प्रकार भी हम समय रेखा के प्रकार की के रूप में ही लिखते हैं। समय रेखा, सरल और तुलनात्मक समय रेखाओं के प्रकार, यानी कि इनको किस किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहला जो हम लेते हैं वह है ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामी समय रेखा। ये जो समय रेखा है यह कालक्रम के आधार पर बनाई जाती है। हाँ, कालक्रम के आधार पर अतीत से वर्तमान की ओर बनाई जाती है। ठीक है ना, मतलब कि ऊर्ध्व हमारी जो पहली है वह है ऊर्ध्व समय रेखा। क्या है ये समय रेखा? कौन सी है? जिसमें कि कालक्रम के आधार पर अतीत से वर्तमान की ओर बनाया जाता है। समय रेखा का जो निर्माण किया जाता है वो एक बात हमेशा ध्यान रहे कि समय रेखा को अमूमन हम जब एक सीधी रेखा के ऊपर किन्हीं सूचनाओं का हम निर्माण करते हैं या कुछ निर्माण किया जाता है तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जबकि समय रेखा के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है। अब ऊर्ध्व समय रेखा के अंदर अतीत से वर्तमान, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारी समय रेखा यहाँ से चालू होती है। हमने कहा कि 1500 से हम इस घटना को किसी भी, जैसे हमने कहा कि हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और मुगल वंश के संपूर्ण वंश की जो एक जानकारी हमको संक्षिप्त में चाहिए तो हम इस समय रेखा का उपयोग कर सकते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर 1500 से प्रारंभ किया, जैसे हमने अकबर के काल को लिया, हमने 1500 से प्रारंभ किया और फिर बाद में यहाँ पर जहाँ पर अकबर का जन्म काल आता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसका आया तो यहाँ पर इसका जन्म, फिर बाद में कोई घटना इसका जो भी है उसको हमने लिया 1500,
हाँ 1550, 1650 हमने इस तरह से इसको लिया और जहां पर जो घटना घटित हुई उसको हमने अंकित किया यहाँ पर। यानी कि समय रेखा बनाने का उधर या प्रतिगामी कुछ भी है, लेकिन एक समय रेखा बनाने का जो बेसिक तरीका है पहले हम उसको समझते हैं कि यहाँ पर जब समय रेखा का निर्माण किया जाता है तो उसको इस तरह से एक स्तंभ या पिलर का निर्माण किया जाता है। पिलर के इस तरफ सन या तिथि लिखी जाती है और इस तरफ दिनांक के साथ में प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। इधर जो तिथि या दिनांक दी जाती है उसके साथ घटनाओं का उल्लेख नहीं होता है। ये एक पैमाने के आधार पर निर्मित की गई या लिखी गई तिथियां होती है। अब जब इस स्तंभ का निर्माण करते हैं, अब उसमें ऊर्ध्वगामी समय रेखा का निर्माण करते हैं तो हम अतीत से वर्तमान, ठीक है ना। हम यहाँ पर आते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं, उसमें अतीत की घटना को सबसे पहले लेते हैं और फिर वर्तमान की घटना को सबसे अंत में हम लेते हैं। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण करते समय एक निश्चित पैमाना माना जाता है। निश्चित पैमाना मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 1 इंच पर हम बहुत लंबे समय की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे 100 साल की घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि 1 इंच बराबर 10, 25, 50 या 100 वर्ष। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी समय रेखा कितने लंबे समय को प्रदर्शित कर रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1500 से लेकर 1700 तक का अंकित किया है, तो 1 इंच बराबर 10 वर्ष अगर हम लेते हैं तो वो समय रेखा बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा और ये 200 साल का गैप हो जाता है और इस 200 साल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, सारी एक साथ सामने आती हैं, तो वो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो बालक के लिए समझना या अत्यधिक जानकारी होने में याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने इसको 10 साल में बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि घटनाएं भी हर 10 साल के अंदर तो घटित होती नहीं है। प्रमुख घटना हम दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है हम उसका इस पे अंकन करते नहीं है। लिखी कौन सी जाती है? वे प्रमुख घटनाएं लिखी जाती हैं जो इतिहास को प्रभावित करती है। इसको मैं बाद में लिखूंगी। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि समय रेखा का निर्माण करते समय हम कोई एक निश्चित पैमाना मानते हैं। अब हमारे कालक्रम को, दूरी को देखते हुए हम 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 1 इंच के बराबर उसको हम लेते हैं। अब जब अगर कायदे में हमने 100 वर्ष लिया है तो 1 इंच के अंदर आपके 10 सेंटीमीटर आ जाते हैं, तो उन सेंटीमीटर्स की जो रेखाएं हैं वो 10 होती हैं, तो 1 के बराबर एक रेखा कितने की हो गई? 10 वर्ष की हो गई। दूसरी रेखा 10 वर्ष की हो गई, तीसरी 10, चौथी 10 और 5वीं 50 वर्ष की हो गई, ठीक है ना। फिर ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और ये 10 ये ऐसे। तो कहने का मतलब कि पैमाना निश्चित मानकर उसके आधार पर ये छोटी छोटी रेखाएं इसके अंदर खींची जाती हैं और उसके आधार पर हम किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे यहाँ मैंने 50 वर्ष का लिया है, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा? 1 इंच बराबर 20 वर्ष, नहीं 20 वर्ष नहीं होगा, सॉरी 500 नहीं है, ये 50 है। तो ठीक है, तो एक मतलब कि इसको हम उस हिसाब से कि 1 इंच बराबर 5 वर्ष और उस अकॉर्डिंग हम 50 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर इस हिसाब से अगर बनाते हैं कि बहुत लंबी बनेगी, इस केस को हम
100 वर्ष के ऊपर लेते हैं या फिर हम इसको केवल 1600 तक हम लेते हैं। यानी कि ये जो समय रेखा बनी वो 100 वर्ष की बन रही है, तो इसमें मेरा 1 इंच बराबर 10 वर्ष का इसमें होगा और एक लाइन जो है वो 1 वर्ष की होकर ये हर इस तरह से 1510, 1520, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम इस तरह से समय रेखा का निर्माण करेंगे। यानी कि पैमाने के आधार पर किस तरह से निर्माण किया जाएगा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर समझिए कि जब पैमाना माना जाता है उस पैमाने के आधार पर 1 वर्ष, जैसे मैंने 100 वर्ष की समय रेखा ली है तो उसमें 1 वर्ष बराबर 10 वर्ष, 1 इंच बराबर 10 वर्ष लिया है। और जैसे ये है तो ये मेरा 1501, ये 1502, 1503, इस तरह से ये मेरा 1 वर्ष का होगा और ये 5 पर आता है और ये 10 पर आता है। ठीक है ना, ये तो इस तरह से मेरी होगा, मैं 1600 तक लिखूंगी। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद में जब हम समय रेखा को इस तरह से निर्मित करते हैं तो इधर की तरफ हम तिथियां या दिनांक, मूल दिनांक जो है हम वो डालते हैं। ठीक है ना, 1510, 1520, 1530, ये इस तरह से हमारी बनेगी 40, 50 और 100 इस तरह से हमारी बनती चलेगी। ठीक है, अब इस इधर तो हमने वर्षों का अंकन किया। अब इधर की तरफ जो आता है यानी कि समय रेखा के एक दाईं तरफ हम जो है तिथि का उल्लेख करते हैं और बाईं तरफ जो है हम यहाँ पर अब घटनाओं का उल्लेख करते हैं। घटनाओं का उल्लेख। अब यहाँ पर जो घटनाएं लिखी जाती हैं वो कौन सी घटनाएं लिखी जाती हैं? उन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जिसने संपूर्ण समाज, राष्ट्र या इतिहास को प्रभावित किया है। ठीक है ना, यानी कि इस तरह ये साइड में जब हम घटनाओं का उल्लेख किया जाता है तिथि के साथ में, कौन सी घटनाएं? उन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जिसने संपूर्ण समाज, राष्ट्र या इतिहास को प्रभावित किया हो। सामान्य दैनिक जीवन की या जिससे बहुत अधिक किसी पर प्रभाव न पड़ा हो ऐसी घटनाओं का उल्लेख आप नहीं करते हैं। समय रेखा में उन्हीं प्रमुख घटनाओं का ही उल्लेख किया जाता है। ये बनती है आपकी समय रेखा को निर्माण करने का जो तरीका है वह। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि सबसे पहले ऊर्ध्वगामी समय रेखा जो काल के आधार पर अतीत से वर्तमान की ओर आती है उसे हम ऊर्ध्वगामी समय रेखा कहते हैं। ठीक है ना, कौन सी होती है? अतीत से वर्तमान। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी समय रेखा है हमारी वह है प्रतिगामी। प्रतिगामी समय रेखा। ठीक है,
अब प्रतिगामी समय रेखा में बिल्कुल ऊर्ध्वगामी समय रेखा से उलट स्थिति होती है। इसमें वर्तमान से अतीत तक आया जाता है। ठीक है, वर्तमान से अतीत तक आया जाता है। इसके निर्माण का तरीका भी बिल्कुल वही है कि इसमें भी वही पैमाना माना जाता है। पैमाने के आधार पर इसको संपूर्ण इसके विभाजन किए जाते हैं, खंड किए जाते हैं। एक तरफ इसका दाईं तरफ इस पे जो है वो तिथियां दिनांक लिखी जाती हैं, बाईं तरफ तिथि और दिनांक के साथ में घटना लिखी जाती है। यहाँ पर जो विभाजन के आधार पर जो काल का विभाजन इसके अंदर वर्गीकरण किया, इसको किया है, उसकी स्पष्ट जानकारी होती है। अब यहाँ पर वो तिथि आती है जिस तिथि पर वो घटना घटित हुई है, जिसका उल्लेख इस तरफ नहीं होता है, चाहे ये ऊर्ध्वगामी बनी हो चाहे प्रतिगामी। इसमें दोनों तरफ तिथि आती है, लेकिन तिथि में अंतर क्या है कि इधर पैमाने को वर्गीकृत करने के दृष्टिकोण से तिथि लिखी जाती है और इधर वह तिथि आती है जिसमें घटना के घटित होने के समय को प्रदर्शित करती है। पैमाने को या इस संपूर्ण समय रेखा को विभाजित करने वाली तिथि इस तरफ नहीं आती है। इस तरफ वह तिथि आती है जिसमें कि घटना के घटित होने के समय काल को दर्शाया जाता है, उसके साथ उस घटना का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तीसरी जो है यहाँ पर चित्रात्मक। चित्रात्मक समय रेखा, चित्रात्मक समय रेखा ऊर्ध्वगामी और प्रतिगामी दोनों पर बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर चाहे आपने प्रतिगामी बनाई है चाहे ऊर्ध्वगामी बनाई है, अगर यहाँ पर हमने जैसे कि प्रमुख घटनाओं का उल्लेख जब किया है तो उसके साथ यथासंभव जितने चित्र होंगे उनका उपयोग हम यहाँ पर करें। ठीक है, उनको हम यहाँ पर चिपकाएंगे। जैसे कि अकबर का जन्म हुआ तो हमने यहाँ पर उसकी तिथि और दिनांक डालकर अकबर का फोटो हमने यहाँ चिपकाया। यहाँ पर हमने हल्दी घाटी का युद्ध का उल्लेख किया है तो हल्दी घाटी का हम लिखकर सन और लिख के और यहाँ पे युद्ध का चित्र हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि समय रेखा को सुंदर, आकर्षक और सरल बोधगम्य बनाने के लिए हम चित्रात्मक समय रेखा का उपयोग करते हैं। यानी कि ऊर्ध्वगामी और प्रतिगामी समय रेखा के ऊपर हम चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आती है चौथी जो आती है वह है तुलनात्मक। इसमें तुलनात्मक में क्या है कि दोनों तरफ तिथियों का अंकन होता है। इस पिलर के दोनों तरफ तिथियों का अंकन होता है। जैसे कि हमने दो शासकों की तुलना करनी है तो जैसे हमने यहाँ पर अकबर को लिया, यहाँ पर महाराणा प्रताप को लिया। अकबर का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, इनकी शिक्षा के बाद इनके प्रमुख राज तिलक, महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ, उसकी तिथि क्या है, उसको हम लिखेंगे। फिर दोनों के बीच में किस तरह के और क्या क्या उनमें परिवर्तन रहे या क्या है विशिष्ट घटनाएं, राजपूताना में क्या रहे, मुगल काल, मुगल वंश में क्या रहे, उनको हम तुलनात्मक रूप से, यानी कि दो शासक, दो समय, दो समुदाय, दो समाज, दो कालों का जब तुलना करनी होती है तब इसी चाहे वो ऊर्ध्वगामी हो चाहे प्रतिगामी हो, हम दोनों रूपों में उसका निर्माण कर सकते हैं। और उसमें यहाँ पर चूंकि जैसे हमने इन दोनों
तिथि ले सकते हैं और यहाँ पर हम घटनाएं लेते हैं, तिथि और यहाँ घटना। ठीक है, अब तिथि के अनुसार हम घटनाओं का इस तरह से उल्लेख करते चले जाते हैं। ये है सरल सामान्य समय ग्राफ। दूसरा तुलनात्मक समय ग्राफ। ठीक है ना, इसमें दो शासकों का, यानी कि यहाँ पर ये तिथि ये घटना, अब इसको जैसे रेड पेन से एक शासक का दिया और दूसरे पेन से दूसरे शासक का देगा, और दोनों के बीच में आपने देखा होगा कि इस तरह की ग्राफ में इस तरह की डिजाइन या इस तरह की आकृति बनती चली जाती है। तो इस तरह से समय ग्राफ जो तुलनात्मक होता है उसका निर्माण दोनों शासकों की सूचनाएं इस पर होती हैं, इस पर भी वही है, इसमें एक ग्राफ पेपर के ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आज समझा कि समय रेखाएं क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। कल हम इसकी विशेषता और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की बात हमारी यहीं तक रखी जाएगी। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको करना है, आपका होमवर्क आज का होगा समय रेखा किसे कहेंगे, इसका निर्माण तथा प्रकारों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, समय रेखा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखें। मुंह पर मास्क